अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं खुरम बट और आप देख रहे हैं बट गुमानिया चैनल। नाजरीन, प्रोग्राम सवाल जवाब में आज हमारे साथ फिर मौजूद हैं मायनाज साफ़ी एजाज़ सैयद साहब। एजाज़ सैयद साहब, आपको खुश आमदीद। सबसे पहला सवाल आपसे मैं ये करूँगा कि अब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो है वो कालदम नहीं रही। उनका धरना और लॉन्ग मार्च जो है वो भी ख़त्म हो चुका है। तो आवाम के कुछ सवालात हैं, वो ये हैं कि एक तरफ हुकूमत सख्त एक्शन लेने जा रही थी, दूसरी जानिब इस्लामाबाद में मीडिया मालकान को बुलाकर DGISI और वफाकी वज़ीर दाखिला वहाँ मौजूद थे, ब्रीफिंग दी गई और कहा गया कि एक्शन लिया जा रहा है, खून खराबे के चांसेस हैं, तो मीडिया ज़रा हाथ होला रखे। जबकि दूसरी जानिब अचानक मुफ्ती मुनीब साहब की आर्मी चीफ से मुलाकात हुई, उसके बाद हाफिज़ साद रिजवी से मुलाकात हुई, फिर मुआहदा तय पा गया और बिल आखिर धरना लॉन्ग मार्च भी ख़त्म हो गया और वो कालदम भी ना रही। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि आया ये तमाम स्क्रिप्ट का हिस्सा था या वाकई जैसा बज़ाहिर दिखाई दे रहा था कि अब पारा और रावलपिंडी में कोई तज़ाद है सोचों में, या फिर ये बाकायदा वही स्क्रिप्ट था जिस पर मुकम्मल अमल किया गया। खुरम भाई, बहुत शुक्रिया आपका। ये जो TLP का मामला था जिसके बारे में आप कह रहे हैं कि ये कोई पिंडी और अपारा के दरमियान कोई दराड़ है या ऐसी कोई बात है, मेरा नहीं ख्याल कि कोई दराड़ है। ये बेसिकली स्क्रिप्ट का हिस्सा था। ये शुरू दिन से ही कहा जा रहा था कि मुज़ाकरात के ज़रिए इस सारे मामले को तय किया जाए। दरअसल बात यह है कि ये जो TLP है या मजहबी जो जमातें हैं इस तरह की, या मजहबी एक्सट्रीमिस्ट जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, माजी में हम इनको फॉरेन पॉलिसी के एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते रहे। अब इंटरनेशनल प्रेशर आया है, FATF आ गया, ये आ गया, वो आ गया, पाबंदियों की धमकियां आ गई, तो अब हम जो इंटरनेशनल इनका जो इस्तेमाल था वो नहीं कर रहे। अब हम इनका डोमेस्टिक इस्तेमाल कर रहे हैं, डोमेस्टिक पॉलिटिकल लैंडस्केप को बनाने के लिए। तो ये मामला है, कोई फर्क नहीं था, दोनों एक ही थे, ये स्क्रिप्ट का हिस्सा था। यानी कि स्क्रिप्ट का हिस्सा था। तो एजाज भाई, अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि जो दीगर दहशतगर्द जमातें करार दी गई हैं और कलदम हैं, अब उनके भी बयानात ऐसे सामने आ रहे हैं कि वो भी कहते हैं कि हमें भी ये कलदम की कैटेगरी से निकाला जाए। तो आप क्या कहते हैं कि दीगर जमातें जो हैं उनको भी इससे निकाला जाएगा, आया ये भी स्क्रिप्ट का हिस्सा है? और दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान, कालदम तहरीके तालिबान पाकिस्तान जो है उससे भी हुकूमत के मुज़ाकरात जारी हैं और 1 माह की सीज़ फायर का मुआहदा भी हो चुका है। तो आप मुस्तकबिल में क्या देखते हैं कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान जो है ये अपने मुआहदों की पासदारी करेगी और ये किस नहज तक पहुँचेंगे? ये मुआहदा हुकूमत का उससे कामयाब हो सकेगा या नहीं होगा? देखिए, जब आपने TLP से ये मुआहदा कर लिया तो बाकी जो जमातें हैं वो ऑटोमेटिकली वो खुद ब खुद कहेंगी कि आप हमारे साथ भी अमन करें। सपा साहबा भी कहेगी, जैश मोहम्मद भी कहेगी, जमातुद दावा भी कहेगी। और अब जमातुद दावा का केस तो ये देखिए ना कि जमातुद दावा के ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस का कोई इल्ज़ाम नहीं है। पाकिस्तान के अंदर उन्होंने कोई एक गमला भी तोड़ा नहीं हुआ, ठीक है। तो उनका केस अगर देखा जाए तो वो बड़ा मजबूत है। फिर BLA बात करेगी, फिर बाकी जो सारे हैं उनका भी तो केस बनता है ना। फिर तो सबके लिए एक वो होनी चाहिए। तो सिलेक्टिव हो रहा है। जो TTP के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं उस पर तो आपको पता है फायरबंदी भी हो गई है 1 माह के लिए। अब जो माजी अगर देखें TTP के साथ मुज़ाकरात का, तो उसमें कभी भी जो इनके साथ माजी में भी मुआहदे हुए हैं वो कभी कामयाब नहीं हुए। तो अभी पता नहीं क्या होता है। जी बिल्कुल एजाज़ भाई, मेरा आखिरी सवाल ये है कि बताइए कि अब जब कि हुकूमत जो है उसके और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो दराड़ की ख़बरें हैं वो ज़बान ज़द आम हैं और बहुत सारे अवामिल दिखाई भी दे रहे हैं अहले नज़र को। तो अब ये बताइए कि अगर ये दराड़ आ ही चुकी है तो इस्टेब्लिशमेंट का अगला घोड़ा कौन सी जमात होगी, किस पर सवारी करने की चांसेस ज़्यादा हैं, कौन होगा हाइब्रिड पार्टनर, कौन आगे चलेगा? और आपके ख्याल में वो मुमकिना जमात या शख्स वो कौन हो सकता है जिसके साथ आइंदा मोहब्बत की पींगें जो हैं वो बढ़ेंगी और मिलजुल कर जो है हुकूमत की जाएगी?
देखिए, एस्टैब्लिशमेंट का कोई घोड़ा नहीं होता और सारे घोड़े एस्टैब्लिशमेंट के होते हैं। आप कहेंगे बड़ी अजीब बात कर रहा है। बात यह है कि जब भी मुल्क के अंदर एक एस्टैब्लिशमेंट का घोड़ा नाकाम हो जाता है तो जो नया राइजिंग स्टार होता है उसके साथ राब्ता कर लिया जाता है। सबसे जो प्रैग्मेटिक अप्रोच है ना, वो एस्टैब्लिशमेंट की है। सबसे प्रैग्मेटिक अप्रोच एस्टैब्लिशमेंट की है। आपको पीछे से मैं पुरानी एग्जांपल दूं, गुलाम मुस्तफा खर साहब ने कहा था कि मैं इंडियन टैंकों पर बैठ कर आऊंगा पाकिस्तान में, जब वो यहां से भाग के चले गए थे बरतानिया। ये उनका बयान था। फिर उसी गुलाम मुस्तफा खर के साथ इन्होंने काम किया। बेनजीर भुट्टो तनकीद करती थी क्योंकि बेनजीर भुट्टो के वालिद को शहीद कर दिया गया था। उसी बेनजीर भुट्टो के साथ काम किया। नवाज शरीफ को 2 दफा निकाला, 1 दफा कू किया, उसी नवाज शरीफ के साथ मिलकर काम किया। तो ये जो एस्टैब्लिशमेंट है, ये जो भी राइजिंग स्टार होता है उसके साथ होती है। और राइजिंग स्टार को भी पता होता है हमें भी पावर चाहिए, तो वो भी इनके साथ मिल जाता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया एजाज़ सैयद साहब, आपके वक्त का आज शुक्रिया। आज आप दौरान ड्राइविंग जो है हमारे सवालात के जवाब दे रहे थे। तो बी केयरफुल, अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि दीगर जमातों के साथ भी बेनज़ीर साहिबा के साथ जुल्फ़िकार अली भुट्टो की शहादत के बावजूद, नवाज शरीफ पर कू किए जाने के बावजूद इकट्ठे मिलकर काम किया गया। उसमें एक नाम शायद स्किप कर गया कि अल्ताफ़ हुसैन जो है, जिस पर इल्ज़ामात थे पाकिस्तान का झंडा जलाए जाने के, और उनको गिरफ़्तार भी किया गया था। इससे उनके साथ भी फिर बाद में मामलात चलाए गए, हुकूमतों में वो शामिल रहे। तो नाज़रीन, मैं और आप मिलजुल कर दुआ करते हैं। दुआई की जा सकती है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को जो है, जो इन मसाइल के गर्दाब में घिरा हुआ है, इनसे निकाले और आवाम जो है खुशहाल हो, मुल्क तरक्की करे। तो इन्हीं दुआओं के साथ खुर्रम भट्ट को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह अपने अगले जो विलाग है उसमें आपके सामने हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।